देश के अन्य 9 प्रदेशों की तर्ज पर पंजाब में भी जाटों को आरक्षण देने की मांग उठाई जाएगी और इसके लिए जनवरी 2021 में सम्मेलन बुलाया जाएगा। ये मुद्दा पंजाब का अहम मुद्दा होगा। ये शब्द ऑल इंडिया जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी जदवीर सिंह ने पंजाब की कार्यकारिणी स्थानीय लायंस क्लब के ऑडिटोरियम में हुई बैठक में कहे। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में जाट 1 एकड़ जमीन के मालिक रह गए हैं। मंडल कमीशन के 11 सूत्रों पर पूरी तरह जाटों के लिए आरक्षण का फार्मूला फिट बैठता है। सर की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जसप्रीत सिंह। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ हाँ जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ जी ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਚੌਧਰੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਫੂਕਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਪੁਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਸਾਡੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਪੁਰਾ ਜੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। के तहत पंजाब में भी वो जाट जो उस पैरामीटर में आते हैं उनको आरक्षण मिले। सर आज की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में बता दीजिए और क्या क्या मुद्दे थे आपकी मीटिंग? आज की जो मीटिंग थी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की ऑल इंडिया जाट महासभा की, उसमें सबसे जो मुख्य मुद्दा था वो तो संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, सक्रिय किया जाए। लोग ये महसूस कर रहे थे कि पिछले 4 साल से संगठन निष्क्रिय है, संगठन कमज़ोर हुआ, तो उसको रिवाइव किस तरह से करें इस पे चर्चा हुई। संगठन लोगों ने अपने सुझाव दिए। हमारा जो मुद्दे हैं उनको लेके किस तरह से समाज में बढ़ा जाए और सबका ये एक मत था कि जब तक हम एक मजबूत संगठन नहीं बनाएंगे तब तक मुद्दों को लेके जो है समाज के बीच में जाना संभव नहीं है। लोगों की ये शिकायत थी कि पिछले 4 साल में जिस सक्रियता से काम होना चाहिए था प्रदेश में हुआ नहीं। प्रदेश अध्यक्ष अपनी निजी व्यवस्था के चलते, राजनीतिक व्यवस्था के चलते समय नहीं दे पाए, तो लोगों के सुझाव पे अमल करते हुए कि प्रदेश में कोई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। आज हरपाल सिंह जी हरपुरा को प्रदेश में पंजाब प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनको अधिकृत किया गया है कि वो संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बदलाव करना आवश्यक हो वो बदलाव वो कर सकते हैं और जो सेल जो बने नहीं हैं, महिला विंग, यूथ विंग, उनका गठन कर सकते हैं। ये तमाम अधिकार उनको दिए गए और उनको कहा गया कि आने वाले ज़िलों में मीटिंग करें वो आने वाले 2 महीने में और उसके बाद एक प्रदेश स्तर का बड़ा सम्मेलन पंजाब में कराएं जिसके माध्यम से जो हमारी मांग जाटों को ओबीसी में शामिल किया जाए उसको मजबूती से उठा के पंजाब सरकार तक पहुंचाएं। ये दायित्व उनको दिया गया है और इसके साथ साथ आज चर्चा हुई ये जो 3 विधेयक आए हैं क्योंकि जाट 100% किसान भी है तो जाट महासभा उसमें हालांकि पहले से लगे हुए हैं लेकिन आज फिर उस पर चर्चा हुई
कि जाट महासभा उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए। जो संगठन के लोग हैं, जहाँ भी किसान आंदोलन में जिस तरह की भी आवश्यकता है लोगों को जोड़ने की या दूसरी चीज़ों को लेके, तो वो अपना पूरा सहयोग उस आंदोलन में दें। जो खेती कानून को लेके केंद्र सरकार ने बिल बनाए थे, जो पास किया है, उसके विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार द्वारा तो कोई सुननी नहीं जा रही। दिल्ली में क्या हो गया कि दिल्ली सरकार का एक एटीट्यूड बन गया, किसान उसके एजेंडे से बाहर है। उन लोगों ने पूंजीपतियों के दिशा निर्देश पे ये कानून बनाए और पूंजीपतियों का वर्चस्व किस तरह से खेती में हो, किस तरह से वो काबिज हो, वो मॉडल जो अमेरिका और यूरोप में है। आप अमेरिका में केवल जो फैमिली फार्मर है वो 1% से कम 1% से कम है। 99% भूमि जो है वो कंपनियों के माध्यम से वहाँ खेती की जाती है, किसान नहीं कह सकते उनको। वहाँ पे फैमिली फार्म डिफेंडर एक एसोसिएशन बनी हुई है कि पारिवारिक खेती और किसान को बचाया जाए। वो हालात यहाँ पे हिंदुस्तान में पैदा हो जाएंगे अगर ये जो बिल आए हैं तीनों चले तो। वो ही कॉरपोरेट फार्मिंग की जो बात है इनके दिमाग में, किस तरह से इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को वो स्पेस दिया जाए। आप उन बिलों को देखें, तीनों बिल को रिलेटेड हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो आपका मंडी का बिल है या वो एसेंशियल कमोडिटी का है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, को रिलेटेड हैं सारे। और एक षड्यंत्र है ये बहुत बड़ा, हिंदुस्तान को यूरोप बनाना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि यूरोप की स्थिति और हिंदुस्तान की स्थिति में फ़र्क है। हिंदुस्तान में दिल्ली की पॉपुलेशन, चंडीगढ़ की पॉपुलेशन जैसे देश हैं, उनकी नीतियां अलग बनती हैं। जहाँ पे 135 करोड़ का देश और जिसमें 80% लोग खेती करते हैं और जिनकी होल्डिंग जो है वो एकड़ों में, उनको कंपेयर कर रहे हैं हजारों हेक्टेयर के किसान नहीं है, कंपनियों के माध्यम से। मैं ब्राज़ील गया था, वहाँ पे एक किसान कह रहे थे, वो क्या ये किसान है, उसकी जो होल्डिंग थी वो 1,13,000 हेक्टेयर थी। अब इन लोगों ने कब्जा, यूरोपियंस ने वहाँ लैटिन अमेरिका में भी इस तरह से कब्जा कर रखा पूरे। उधर हमारे यहाँ भी वो नए पूंजीपति तैयार हो गए हैं, वो कृषि के क्षेत्र में जो है वो काबिज होना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है किसान को उसके खेत में मजदूर बनाने का। और दिल्ली सरकार पूरे तौर से मतलब ये जो शरारत हुई है, इस तरह की एक आपदा, अंतर्राष्ट्रीय आपदा है, पूरा देश उससे जूझ रहा है, लाखों लोग जान गंवा चुके, 80 लाख लोग उससे पीड़ित हो चुके इस देश में। ऐसे में ऑर्डिनेंस ला के 3 बिल लाना, कोई सा बिल इतना अर्जेंट नहीं है जिसको रातों रात ला के ऑर्डिनेंस के माध्यम से थोपा जाए लोगों पे। और हजारों बिल पड़े हैं जो संसद में पेंडिंग है, जिन पे बहस नहीं हो रही, जिनको रखा नहीं जा रहा टेबल पे। ये बिल लाए गए, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाए गए और सत्र बुलाया गया। सत्र बुला के इमीडिएटली बिना चर्चा किए, कोई आज पीछे परिपाटी बनी हुई है, सेलेक्ट कमेंट वहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड में डाल देते हैं, जहाँ पे एमपीज देखते हैं, तमाम दलों के एमपी होते हैं उसमें, पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसमें चर्चा होती है। चर्चा वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद वो टेबल पे लाया जाता। कोई प्रोसीजर अपनाया नहीं गया। आप तो प्रेस से जुड़े लोग हैं, जिस दिन वोटिंग हुई राज्यसभा में उस दिन मेजोरिटी थी नहीं वहाँ पे। बिना मेजोरिटी के, बिना वोटिंग के उसको पेश करके और उसको कर दिया गया। तो इनकी मंशा को दर्शाता है कि एजेंडा, अगर किसान का डर होता, किसान के प्रति आदर होता इनके मन में, तो निश्चित तौर पे बिल बनाने से पहले एक डिबेट देश में होनी चाहिए। अच्छा सर, अभी आपका एजेंडा जो आगे का वो क्या रहेगा अपनी पार्टी का? हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हमारा सामाजिक संगठन है ऑल इंडिया जाट तो महासभा। एजेंडे तो होंगे। एजेंडा हमारा ये है कि हम अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को खिलाफ लड़ें। जो मुख्य हम मानते हैं, नशाखोरी जो नौजवान में बढ़ रही है, जो दहेज प्रथा है, जो दिखावा बढ़ रहा है, ये हमारे समाज का मूल स्वरूप नहीं है। अपने बच्चों को एहसास कराएं और रोकें, और जो हमारा मूल कैरेक्टर था, पंजाब की जो पहचान थी जो नौजवान की, उनको सही राह पे ला के उस पहचान को कायम करें। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें, उनको उस तरह से, किस तरह से हम उनको मोटिवेट करें, अच्छे स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उनमें किस तरह से जाएं, उनका निर्माण कराएं, अपने स्तर पे, समाज के स्तर पे वो बनाएं।
आर्थिक तौर पे बच्चों को गाइड करें कि आज के समय में किस तरह खेती को छोड़ के किस तरह के काम धंधे में जो हमारे कृषि से संबंधित काम है, गांव में एग्रो बेस जो इंडस्ट्री है वो लगाई जाए, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए उसमें, और इन सब एजेंडों को लेकर आपको नहीं लगता 4 साल के करीब हो गया पंजाब में कांग्रेस सरकार बनी हुई और आपका जाट महासंगठन पीछे जा रहा है? बेसिक मैं तो कह रहा हूँ कि 4 साल में कुछ नहीं हुआ, इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। एक अध्यक्ष हमारे जो थे वो निष्क्रिय रहे, 4 साल काम नहीं कर पाए, काम नहीं किया उन्होंने। वो परिस्थिति उनकी अपनी है कुछ जिनकी वजह से, लेकिन वो समाज हित में नहीं था जो भी हुआ है, और समाज ने ये निर्णय लिया कि वो नहीं काम कर पा रहे हैं तो एक कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश में नियुक्त किया जाए, जिसके माध्यम से जो सामाजिक गतिविधियाँ उनको बढ़ाया जाए। ये निर्णय लेके आज हमने एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है। ठीक है जी। मैं ਕਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, 9 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਮੀਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ OBC 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ 27% OBC ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। एनकाउंटर जलंधर से निशा शर्मा की रिपोर्ट।